दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी इस सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन। तो सबसे पहली चीज हम ये बताते हैं आपको कि ये होती क्या चीज है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि आज का जमाना कंप्यूटर का जमाना हो चुका है और कंप्यूटर के जमाने में हमको किसी कार्य को करने के लिए आसानी से हर चीज को देखना पड़ता है। तो हमारा जो टॉपिक है और हमारा जो स्टडी है वो है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन पर। तो सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं कि सीएनसी मशीन होती क्या चीज है। सीएनसी मशीन होती क्या चीज है? तो सी का मतलब होता है कंप्यूटर। सी का मतलब हुआ कंप्यूटर। एन का मतलब हो गया न्यूमेरिकल। और हो गया सी मीन्स कंट्रोल। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो ये जो होता है मतलब कंप्यूटर का प्रयोग करके नियंत्रण करने की क्रिया, सीएनसी, कंप्यूटराइज्ड न्यूमेरिक कंट्रोल। तो इस हमको इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आज के समय में हर आंकड़े जो भी आपके डाटा होते हैं हम चाहते हैं कि वो एक जगह पर क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो हमको कोशिश ये करनी रहती है कि सारे आंकड़ों को एक जगह पर सेव किया जाए। तो यहां पर कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन एंड ऑटोमेशन, एक पॉइंट और आ गया यहां, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन, ऑटोमेशन का मीन्स होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेशन का मीन्स क्या हो गया, ऑटोमेटिक। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर सी, एन न्यूमेरिकल और सी मीन्स कंट्रोल। तो यहां पर हम तीन चीज देख सकते हैं, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। ठीक, कंप्यूटर का प्रयोग करके गणितीय आंकड़ों के आधार पर उसका नियंत्रण करना। तो कंप्यूटर तो एक मशीन हो गई आपकी। न्यूमेरिकल मीन्स होता है आपका संख्यात्मक, जिसमें संख्याओं का प्रयोग हो। तो संख्याओं का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। फिर है कंट्रोल मीन्स नियंत्रण, संख्या का, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारी संख्याएं होती हैं। इनके आधार पर उनका क्या किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे इसमें बढ़ते हैं। ऑटोमेशन किसे कहेंगे, हम आपको इस टॉपिक पे ले चलते हैं। सबसे पहली चीज आती है बेटा ऑटोमेशन, स्वचालन। ऑटोमेशन मीन्स स्वचालन, स्वचालन। ऑटो मीन्स ऑटोमेटिक और मेशन मीन्स मोशन। तो इसको हम अगर तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा, ऑटोमेटिक और यहां पर लिखेंगे मोशन। और ऑटोमेटिक का यहां मतलब हो गया स्वतः, और मोशन का मतलब यहां पर हो गया गति से। मोशन का मतलब यहां क्या हो गया, गति से। तो गति के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये क्या चीज है, इनका मोशन हो रहा है। और इनका मोशन जब होगा तभी ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। तो ऑटोमेटिक का मीन्स हो गया स्वतः और मोशन का मीन्स हो गया गति। ठीक, तो स्वतः गति, स्व चलने वाला, ऑटोमेटिक स्वचालन, जो खुद ही चले ऑटोमेटिक तरीके से, उसी कहते हैं ऑटोमेशन। तो स्वचालन करने के लिए हमें तीन प्रकार की चीजों का उपयोग करना पड़ता है। एक आपके लिए मैकेनिकल, दूसरी चीज आपके लिए इलेक्ट्रिकल, और तीसरी चीज इसमें हम यूज करते हैं कंप्यूटर साइंस का। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये तीन प्रकार की इंजीनियरिंग का प्रयोग हम करते हैं। तो मैकेनिकल का प्रयोग जब हम करते हैं तो ये ढांचों को बनाने के लिए किया जाता है। हम सभी लोग जानते हैं कि मैकेनिकल का मतलब यांत्रिकी होता है, जहां यंत्रों का प्रयोग होता है वो मैकेनिकल होता है।
तो यहाँ पर मैकेनिकल का मतलब क्या हुआ, यांत्रिकी, यंत्रों का प्रयोग हम करेंगे, यंत्र को बनाएंगे यहाँ पर। फिर है यहाँ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का मतलब यहाँ पर हुआ विद्युत से। भाई अगर हम कोई चीज बना दिए तो उसमें विद्युत का प्रवाह भी तो हमको दिखाना पड़ेगा। विद्युत के प्रवाह के लिए हमें इलेक्ट्रिकल विद्युत विभाग की चीजों को समझना पड़ेगा। फिर है कंप्यूटर साइंस। भाई कंप्यूटर साइंस का मतलब हुआ कि जहां पर कंप्यूटर का प्रयोग किया जा सके, तो कंप्यूटर का जब प्रयोग करेंगे तभी तो हम उसको सॉफ्टवेयर और प्रोग्रामिंग के रूप में दिखा सकेंगे। तो यहाँ पर इन चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तब वो बन जाता है ऑटोमेशन। तो वो क्या बन जाता है, ऑटोमेशन। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाते हैं तब हमको और आसानी से पता चल जाएगा कि ऑटोमेशन की क्रिया होती क्या चीज है। भाई ऑटोमेशन की क्रिया कैसे हम जाएंगे, जब इसमें हम डायग्राम इसका बनाएंगे। तो ये तीन चीजें हमारे लिए बहुत आवश्यक है जानना, और हमको ये जरूरी भी है इन सब चीज को जानने के लिए। सबसे पहले हम यहां पर एक ग्राफ बनाए, ठीक। यहां पर हम इसको ले लिए कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ठीक। और यहां पर ये कौन सी ब्रांच है, ये है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ये है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। आपको दिख रहा होगा ये डायग्राम में, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और इस पूरे को हम दिखा दिए होल को ऑटोमेशन। मतलब ऑटोमेशन के अंतर्गत ये तीन चीजें आएंगी। भाई हमको कोई चीज बनानी है और उसको ऑटोमेटिक तरीके से चलाना है, तो चलाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि पहले उसका ढांचा तैयार करते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के द्वारा उसका ढांचा तैयार किया जाता है। मैकेनिकल के द्वारा क्या करते हैं, हम उसका ढांचा तैयार करेंगे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के द्वारा उसमें विद्युत का प्रवाह करेंगे, और कंप्यूटर साइंस के द्वारा उसमें प्रोग्राम रखेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं यहीं पर इस साइड में कि यांत्रिकी इंजीनियरिंग द्वारा ढांचा तैयार, ठीक। यहां ढांचा तैयार हम करेंगे। फिर विद्युत इंजीनियरिंग के द्वारा विद्युत प्रवाह कराएंगे, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग द्वारा सॉफ्टवेयर का प्रयोग हम सीखेंगे। तो हम देख सकते हैं तीन चीज यहां पे हमको मिल गई। एक यांत्रिकी इंजीनियरिंग ढांचा तैयार करेगी, विद्युत इंजीनियरिंग उसमें विद्युत का प्रवाह बताएगी, और कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमें सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी प्राप्त कराएगी। तो इन जब तीन चीजों को जब हम जोड़ देते हैं तब जाके हमको मिलता है प्लस प्लस, तब हमको जाके मिलेगा ऑटोमेशन, स्वचालन। तो स्वचालन के लिए इन तीन चीजों का होना अति आवश्यक है कार्य को करने के लिए। भाई हम अगर कार तैयार कर रहे हैं, हमको अगर कार बनानी है, तो कार बनाने के लिए सबसे पहले तो हमको उसका ढांचा तैयार करना पड़ेगा। और ढांचा तैयार करने के लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर को खोजते हैं, भाई कि आप ढांचा तैयार कर दीजिए, ये कार की बॉडी है, इसमें ये इसकी स्ट्रेंथ रहेगी, ये इसकी मेटल बॉडी रहेगी, और उसमें तैयार करना है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसका स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। फिर आपका विद्युत मतलब विद्युत का प्रवाह करेंगे। विद्युत का प्रवाह में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल का प्रयोग करते हैं। भाई उसमें बैटरी का प्रयोग जो होगा, उसके अंतर्गत लाइट्स जलेंगी, उसके अंदर हॉर्न, विभिन्न प्रकार की चीजें हैं जो विद्युत के प्रवाह के द्वारा ही चलती हैं। फिर हम उसमें और उसको अपग्रेड या मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। आज के देखें गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा है, तो जीपीएस सिस्टम किस बेसिस पर है, इन्हीं सॉफ्टवेयर के द्वारा हैंडल होते हैं वो, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम।
तो हम कह सकते हैं कि इनका प्रयोग करके हम हर चीज को ऑटोमेटिक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हम बना सकते हैं। तो ये कही आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर हम उन चीज को हैंडल कर रहे हैं तब हमको ये पता चला जाएगा। तो इन सारी चीजों को अगर हम देखना चाहते हैं तो आसानी से समझ भी सकते हैं कि वो कैसे हैंडल हो रही हैं, और इसी बेस पर आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो ये है पूरा ऑटोमेशन का एक चार्ट। ऑटोमेशन मीन्स स्वचालन। अब इसमें सीएनसी का प्रयोग कहाँ से आ गया? भाई कंप्यूटर का प्रयोग हम करते हैं अपने कार्य को आसान करने के लिए। कंप्यूटर सभी लोग जानते हैं कि आंकड़ों की गणना करता है, गणना को और आसान करता है, कैलकुलेशन आसान कर देता है और डाटा को स्टोर कर देता है। तो कंप्यूटर तो एक डिवाइस है, उसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कंट्रोल सिस्टम होते हैं जो उसके अंतर्गत की सारी क्रियाओं को करते हैं। कंप्यूटर तो क्या है, एक जो सारे चीजों को स्टोर करता है। उसके अंतर्गत आपके सीपीयू होंगे, उसके अंतर्गत कीबोर्ड होंगे, उसके अंतर्गत आपके माउस होंगे। तो ये सारी चीजें उससे क्या है, संबंधित रहती हैं। तो मॉनिटर जो है वो हमारे सीपीयू से प्राप्त की गई सूचना को उस पर प्रदर्शित कराता है। तो कंट्रोल सिस्टम ये सारी चीजें होती हैं जो मॉनिटर कंप्यूटर के डिस्प्ले पर शो होती हैं। तो इन सारी चीजों को हम कह सकते हैं कि अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई, क्योंकि पिछले जमाने में किसी भी गणना आंकड़ों को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हमें आंकड़ों को समझाने के लिए उनको एक जगह पर व्यवस्थित करना पड़ता था। और जब आंकड़े एक जगह व्यवस्थित होते थे तो फिर उसको हम एक जगह लिखते थे, रखते थे। ये काम बहुत कह सकते हैं ना कि बहुत टफ था। और अगर बाई चांस अगर मिस हैंडल हो गया तो सारे डाटा आपके पास खत्म हो गए। तो कंप्यूटर इसीलिए रखा गया कि इन सारे डाटा को वो सेव कर सके, स्टोर कर सके और रिकॉर्ड कर सके। तो अगर कंप्यूटर इन सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखेगा तो आने वाले बहुत सालों तक ये काम किया जा सकता है और आसानी से इसके ऊपर कार्य भी किया जा सकता है। तो हमारा ये टॉपिक जो है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन, और यही हमारा क्या है, ऑटोमेशन से भी संबंधित है। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि ये क्या चीज होती है, संख्यात्मक नियंत्रण। अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, संख्यात्मक नियंत्रण। संख्यात्मक नियंत्रण। न्यूमेरिकल कंट्रोल, संख्याओं का नियंत्रण। भाई संख्या का नियंत्रण कैसे किया जाएगा? नियंत्रण करना है लेकिन संख्यात्मक तरीके से करना है। तो उसमें सबसे पहला हम ये कर सकते हैं कि संख्याओं द्वारा नियंत्रण, मतलब संख्या द्वारा नियंत्रण। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो संख्या का नियंत्रण, जैसे हमको पंखा अगर चलाना रहता है, हम नियंत्रण कैसे करते हैं? भाई पंखे को हम आदेश दे रहे हैं, तो आदेश हम किसके द्वारा दे रहे हैं? एक छोटे से स्विच के द्वारा। स्विच पे हमेशा होता है ऑन। स्विच पे क्या लिखा रहेगा, आप देखे होंगे सारे स्विचों पे, फैन की जो स्विच होती है उस पे लिखा रहता है ऑन और उसके ऊपर लिखा रहता है ऑफ, ऑन या ऑफ। और वही नंबरिंग होती है, हम नंबरिंग के आधार पर उसको कह सकते हैं, हम नंबरिंग के आधार पर उसको कह सकते हैं ऑन, 0, ऑफ, ए। तो इसी बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं, नंबरिंग हर चीज की होती है। अगर हमको किसी काम को करना है और हम उसको नंबरिंग दे दें, जैसे अगर हमको खाना ही खाना है, खाना बनाना है, खाना खाना है, तो बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है। खाना के लिए आप मटेरियल का यूज करिए, मटेरियल लेकर आइए बाजार से, मार्केट से, क्या मटेरियल है, क्या बनाना है, उसके हिसाब से उसकी रेसिपी तैयार होगी, उसी हिसाब से उसकी लिस्ट तैयार होगी, क्या हमको चाहिए। ठीक। तो अगर आपको चाय ही बनाना है, टी, चाय बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए आपको? सबसे पहले तो आपको पैन चाहिए, पैन में पानी चाहिए,
पानी के बाद फिर आपको आवश्यकता अनुसार चाय पत्ती रहेगा, चीनी रहेगी, दूध रहेगी, आवश्यकता अनुसार जैसी भी चीजें हैं, लेकिन ये जरूरत है तभी ये चाय बन पाएगी, तो उसके लिए प्रोसेस है। तो अगर हम यहाँ पर दे दें कि वाटर की मात्रा x है और उसको हम दे दें एक संख्या, यहाँ पर शुगर की मात्रा y है, उसको दे दें 2 संख्या, ठीक। आपकी लीव्स हैं, लीव्स को z दे दें, इसको संख्या, तो यहाँ पे आप देखें संख्या बढ़ती जा रही है, 1 2 3, 3 संख्या है, जब तीनों को जोड़ेंगे तब जाके आपकी चाय बन जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, संख्याओं के द्वारा नियंत्रण कर रहे हैं। तो संख्या क्या है, 1 2 3, ये तो एक चाय बनाने की विधि की बात कर रहे हैं। हर चीज के अंदर हम संख्याओं द्वारा नियंत्रण आज के समय में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जमाना हाईटेक है और ऑटोमेटिक होता चला जा रहा है, तो इसके बेसिस पर ये सारी चीजें हैंडल होती हैं। तो संख्याओं का जो नियंत्रण द्वारा है वो इसी बेसिस के लिए ही रखा गया है। और दूसरा चीज हम ये भी कह सकते हैं, उत्पादन प्रक्रम, उत्पादन प्रक्रम एवं मशीन टूल को नियंत्रित, मशीन टूल का नियंत्रण, उत्पादन प्रक्रम एवं मशीन टूल का नियंत्रण भी इसी के द्वारा किया जा रहा है। तो भाई पहली चीज संख्या द्वारा नियंत्रण हो रहा है, उत्पादन के प्रक्रम में मींस प्रोडक्शन प्रोसेस, और मशीन टूल में भी इसको नियंत्रित तरीके से यूज किया जाएगा। और इसमें सबसे पहली चीज नियंत्रण टेप, नियंत्रण टेप कमांड के द्वारा, विद्युत कमांड के द्वारा, या कंप्यूटर कमांड द्वारा। अब देखिए संख्यात्मक नियंत्रण 3 चीजों के आधार पर हम बता सकते हैं। संख्याओं द्वारा उनका नियंत्रण किया जा रहा है, उत्पादन प्रक्रम मशीन टूल का नियंत्रण उनके द्वारा होगा, और नियंत्रण जो होगा वो टेप के कमांड द्वारा, विद्युत कमांड द्वारा या कंप्यूटर कमांड द्वारा होगा। तो यहां पर अगर हम टेप कमांड लेंगे तो यहाँ टेप का मतलब सीधे है टेप रीडर से, टेप रीडर। टेप रीडर एक छोटा सा यंत्र होता है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले, जब हम छोटे थे तो हम सभी लोगों ने टेप भी चलाए होंगे, कैसेट्स भी देखे होंगे। उस कैसेट्स में रील होती है जो ए और बी दोनों साइड में चलती है। तो जब वो चलेगी तब उसको हम क्या कह सकते थे कि भाई टेप ये चल रहा है, कैसेट चल रहा है और गाना बज रहा है। उसी प्रकार से रीडर होता है रीड कर रहा, और टेप में डाटा संग्रहित होता है। तो जो टेप में डाटा संग्रहित होगा, रीड वही चीज वो करेगा। तो रीडर क्या है, उसके ऊपर एक लिप लगा रहता है, और वो टेप क्या करेगा, सारी चीजों को रीड करेगा और पढ़ने के बाद आगे की ओर उनको पहुंचा देगा। और जब पहुंचा देगा तब आप कह सकते हैं कि ये सारी चीजें क्या है, कमांड के द्वारा चल रही हैं। तो टेप रीडर एक तरीके से कह सकते हैं ना कि ये कमांड पर कार्य कर रहा है, ये कमांड उसको दे दिया गया और वो कार्य करता रहेगा। तो टेप रीडर, टेप रीडर जो कि क्या करता है, डाटा को, कमांड को रीड करता है और आगे की ओर भेजता है। विद्युत कमांड मींस इलेक्ट्रिक कमांड, हम किसी चीज को लिख नहीं रहे हैं लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग बना दे रहे हैं और वो प्रोग्राम के बेसिस पर वो काम करेगा। अब रही बात, एक बात आ गई मेरी, प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या चीज होता है, हम कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम होगा, हम लोग हमेशा सुने भी हैं भाई प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या चीज होती है। प्रोग्राम, प्रोग्राम का मतलब होता है कंप्यूटर के दिशा निर्देशों को, जैसे हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हमको कोई काम करना है तो हम पहले उसका दिशा निर्देश पढ़ते हैं कि भाई इस कार्य को करने के लिए ये इसके दिशा निर्देश हैं। उन दिशा निर्देश के आधार पर आप आगे की ओर प्रक्रिया चलाते हैं। तो दिशा निर्देश मतलब कि निर्देशों का जो सेट होता है वो होता है आपका प्रोग्राम। कंप्यूटर हमेशा इन्हीं भाषा को समझता है, अन्य कोई भी भाषा वो नहीं समझता, क्योंकि वो एक छोटा सा एक डिब्बा है। तो हम अगर प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम क्या करेंगे, निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं, निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। और वही प्रोग्राम
कंप्यूटर पढ़ता है और सारी प्रक्रियाओं को करता है। जब वो कंप्यूटर प्रोग्राम को पढ़ेगा, पढ़ने का मतलब यहाँ पर होता है रीड करना, और वो रीड करेगा टेप रीडर के माध्यम से। कंप्यूटर नहीं पढ़ता, कंप्यूटर के अंदर लगे टेप रीडर द्वारा प्रोग्राम को पढ़ा जाता है, और वो पढ़ने के बाद इस दिशा निर्देश को आगे की ओर अग्रसरित करता है कि हमारे द्वारा पढ़ा गया। अब अगला स्टेप यह है कि इसके ऊपर प्रोसेसिंग हो, और प्रोसेसिंग किस प्रकार की हो वो मशीन टूल के द्वारा बताई जाती है कि इस पर ड्रिलिंग करना है, बोरिंग करना है, रोमिंग करना है या ट्रेनिंग करना है। तो ये सारी चीजें इनके द्वारा फिर हैंडल की जाती हैं। तो आप कहिए कि ये सारी प्रक्रियाएं किसके द्वारा हो रही हैं? संख्यात्मक नियंत्रण के द्वारा ही हो रही हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आराम से बता सकते हैं कि संख्याओं द्वारा नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण के अंतर्गत होगा। उत्पादन प्रक्रम एवं मशीन टूल का भी नियंत्रण संख्यात्मक नियंत्रण द्वारा होगा। नियंत्रण जो होगा वो टेप कमांड, टेप रीडर के द्वारा, विद्युत कमांड, इलेक्ट्रिक कमांड और कंप्यूटर कमांड के द्वारा होगा। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? कंप्यूटर संख्यात्मक नियंत्रण के अंतर्गत आएंगी। एक पॉइंट हम और बताना चाहते हैं आपको, एक पॉइंट और आपको हम बताना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा सुनते हैं प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम क्या है, ये सारी चीजें हैं। देखिए प्रोग्राम क्या चीज होता है। कहीं शादी फंक्शन का लोग कहते हैं बहुत बड़ा प्रोग्राम है, बर्थडे का प्रोग्राम है, कई अच्छी चीज का कोई प्रोग्राम चल रहा है। प्रोग्राम होती क्या चीज है भाई? हम कह देते हैं प्रोग्राम में चलिए, अरे भाई प्रोग्राम किस चीज का हो रहा है प्रोग्राम। लेकिन यहां पर हम अपने संख्यात्मक नियंत्रण के अंतर्गत अगर पढ़ेंगे प्रोग्राम कंप्यूटर की भाषा में, तो उसे हम लोग कहते हैं निर्देशों का सेट। निर्देशों का सेट। हमको निर्देश अगर प्राप्त हो रहे हैं, अगर हमको निर्देश प्राप्त होंगे तभी हम उसके ऊपर कार्य कर पाएंगे। निर्देश का मतलब जैसे कि आप घर पे कार्य कर रहे हैं, आपके पिताजी ने कहा भाई जाइए बाहर से सब्जी लेते आइए, तो आप अपने मन से नहीं गए, अपने पिता के कहने पर उनके निर्देशानुसार आप गए। उन्होंने आपको वो दुकान भी सब्जी की बता दी कि भाई फला जगह चले जाइएगा, आपको वहां पे अच्छे दाम पे सब्जी मिल जाएगी। तो निर्देश किसका मिला? आपके पिताजी का। तो पिताजी के निर्देशानुसार आप गए और सब्जी लेकर आए, कार्य हुआ। उसी प्रकार से हमारे कंप्यूटर में भी प्रोग्रामिंग बनाई जाती है जिससे कि कार्य हो सके। अगर हम प्रोग्रामिंग तैयार नहीं करेंगे, अगर हम प्रोग्रामिंग तैयार नहीं करेंगे तो हम आगे की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये जान लीजिए कि हर चीज के लिए एक निर्देश होता है। आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज का भी कुछ नियम कानून होगा, कॉलेज का भी कुछ नियम कानून है और कुछ उसके निर्देश होते हैं कि इस आपको इस तरह यूनिफॉर्म में आना है, आई कार्ड पहन के आना है, समय से आना है, समय से जाना है, इस लेक्चर को अटेंड करना है, दूसरे लेक्चर को उस समय अटेंड। तो ये निर्देश होते हैं। तो निर्देश अगर नहीं पता चलेगा तो आप कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमारा सबसे पहला कार्य होता है कि हम निर्देशों का अनुपालन करें। वही काम कंप्यूटर में प्रोग्राम करता है। तो प्रोग्राम भी निर्देशों का क्या करता है? अनुपालन करता है। अगर प्रोग्राम ना बनाया जाए तो कंप्यूटर कुछ कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको कोई निर्देश ही नहीं मिल रहा है। क्या करेगा वो भाई? जब हम निर्देश नहीं देंगे तो आगे की प्रक्रिया या प्रोसेसिंग कैसे कंप्लीट होगी? तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपके प्रोग्राम पर। तो हम कहते हैं जो प्रोग्राम होगा वो निर्देशों का सेट कहलाता है। और जो एक शब्द और आप सुने होंगे कंप्यूटर की भाषा में, सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर बहुत सुने हैं हम लोग, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बहुत सुना गया। क्या होता है भाई सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर आप लोग पढ़े भी होंगे, जिन्हें हम छू ना सकें वो सॉफ्टवेयर कहलाता है, और जिन्हें हम छू सकें वो हार्डवेयर कहलाता है। ये आप सब लोग सुने भी होंगे। तो भाई सॉफ्टवेयर में अगर हम कहें जिसे हम छू नहीं पा रहे हैं वो सॉफ्टवेयर हो गया, तो भाई हम तुम प्रोग्राम के आधार पर कह रहे हैं उसको कि वो सॉफ्टवेयर है।
तो यहां पर जब हम निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं, उसी प्रकार हम प्रोग्राम के सेट को सॉफ्टवेयर कहेंगे। देखिए, निर्देशों के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम के सेट को हम सॉफ्टवेयर कहेंगे। अब देखिए क्या कड़ी जुड़ रही है, यहां निर्देश जुड़ रहे हैं तो प्रोग्राम बन गया, यहां प्रोग्राम जुड़ रहे हैं तो सॉफ्टवेयर बन गया। तो सॉफ्टवेयर कैसे बना? प्रोग्रामों के जुड़ने से। प्रोग्राम कैसे बना? निर्देशों के जुड़ने से। तो अब जब ये सारी चीजें जुड़ती जाएंगी तभी कंप्यूटर अपनी प्रक्रिया को कर पाएगा। तो हम कहे हैं कि सॉफ्टवेयर के द्वारा इस कार्य को किया जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर ही तो कर रहा है उस चीज को। क्यों? क्योंकि वो गणितीय आंकड़ों के आधार पर कार्य कर रहा है। भाई प्रोग्राम बनते गए, और प्रोग्राम कैसे बने? निर्देश मिलते गए। हमको निर्देश मिला, हम प्रोग्राम बना लिए। हमको प्रोग्राम मिले, हम सॉफ्टवेयर बना लिए। तो ये प्रक्रिया या यह क्रम चलते रहेंगे। यह प्रक्रिया और यह क्रम क्या होंगे? हमेशा चलते रहेंगे। ठीक, तो यही होती है आपकी प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में अंतर। और आज के समय में हमको कोई काम अगर करना है तो हम उसको और आसान करना चाहते हैं। हम अगर आसान नहीं करेंगे तो टफ हो जाएगा और हम उसको कर नहीं पाएंगे। तो इसी नाते हम कंप्यूटर का प्रयोग करके हर चीज को आसान करते हैं। अंक गणितीय मामलों के आधार पर, उनके गणितीय उपयोग के आधार पर, उनके अनुप्रयोगों के आधार पर और उनके आंकड़ों के आधार पर, इन सारी चीजों के आधार पर हम हर कार्य को कर सकते हैं और इसमें कोई हमें दिक्कत नहीं प्राप्त होगी। तो अब हम आते हैं आपके संख्यात्मक नियंत्रण मशीन पर। अभी तक तो हम पढ़े संख्यात्मक नियंत्रण, अब हम पढ़ेंगे संख्यात्मक नियंत्रण मशीन। संख्यात्मक नियंत्रण मशीन, न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन। अब आइए, हम यहां कह रहे हैं कि यह संख्यात्मक नियंत्रण मशीन है। तो संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कैसे है, कैसे उसको हम डिफाइन करेंगे? तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा उसमें हम बताएंगे कि वह मशीन जिसमें नियंत्रण निर्देशों के सेट द्वारा किया जाता है वो संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कहलाता है। वह मशीन जिसमें नियंत्रण निर्देशों के सेट के द्वारा किया जाता है, संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कहलाता है। अब देखिए, वह मशीन जिसमें नियंत्रण निर्देशों के सेट द्वारा किया जाता है संख्यात्मक नियंत्रण मशीन कहलाता है। तो इसमें निर्देश कहाँ हो रहा है? निर्देशों के सेट के द्वारा नियंत्रण किया जा रहा है और इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यह संख्यात्मक नियंत्रण की प्रक्रिया है। अब निर्देश के सेट को हम प्रोग्राम कहते हैं। अब नीचे हम लिखते भी हैं कि जैसे उसका उदाहरण ले लीजिए, मशीन का प्रारंभ होना, दूसरा मशीन का बंद होना, विभिन्न मशीनन प्रक्रम,
देखिए, मशीन का प्रारंभ होना, मशीन का बंद होना और विभिन्न मशीनन प्रक्रम, इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा नियंत्रण हो रहा है। मशीन को अगर हमको प्रारंभ करना है, मशीन को अगर हमको प्रारंभ करना है, तो भी हम क्या करते हैं, उसके आधार पर उसको हम आरंभ करेंगे और सारी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। तो यह मशीन को प्रारंभ करने के लिए भी हमको नियंत्रण करना पड़ेगा और उसमें कंप्यूटर का प्रयोग किया जाएगा। मशीन को भी बंद बंद करना है, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम तैयार करेंगे और मशीन धीरे धीरे बंद होने लगेगी। मशीन, विभिन्न मशीनन प्रक्रम, विभिन्न प्रकार के मशीनन प्रक्रम होते हैं। तो उन सारी चीजों की गतिविधियों को हम संख्यात्मक नियंत्रण के द्वारा क्या करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं। अब आते हैं इसके अवयव क्या होते हैं। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के मुख्य अवयव, मेन एलिमेंट्स ऑफ न्यूमेरिक कंट्रोल। ठीक, इसमें पहला है मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक, दूसरा है आपका पार्ट प्रोग्राम। और तीसरा है मशीन टूल। हिंदी में से लिख दें, मशीन कंट्रोल यूनिट। फिर है पार्ट प्रोग्राम और फिर है मशीन टूल। तो अब देखिए यहाँ पर तीन चीजें हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल। इनके आधार पर हम उनको क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। तो मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल, तो इन सब चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट है। तो पहली चीज आती है कि मशीन कंट्रोल यूनिट होती क्या चीज है। मशीन कंट्रोल यूनिट, ये वाला पॉइंट, मशीन कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो पहला पॉइंट जो हम आपको बताएंगे कि मशीन कंट्रोल यूनिट, ये जो होता है, ये इसका ब्रेन होता है। जिस प्रकार से हमारा दिमाग कार्य करता है और हमारी पूरी बॉडी हमारे दिमाग पर निर्भर करती है, उसी प्रकार कंप्यूटर में भी हमारा एक मशीन कंट्रोल यूनिट होता है जो पूरी कंट्रोलिंग करता है, पूरे मशीन की, किसकी, मशीन टूल की, कंप्यूटर की, सबकी। और यही ब्रेन होता है जहां पर सारे आंकड़े फिट होते हैं और इन्हीं आंकड़ों के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाती है। तो कंट्रोलिंग सिस्टम आपका एमसीयू होता है। मशीन कंट्रोल यूनिट आपका कंट्रोलिंग सिस्टम है। पार्ट प्रोग्राम आपका है, जहाँ पे आपके इंस्ट्रक्शन बनते हैं, वो पार्ट, वो इंस्ट्रक्शन जो होते हैं, निर्देश होते हैं, वो आपके पार्ट बनते हैं। और फिर है आपका मशीन टूल। मशीन टूल जो आपको आदेश मिले होते हैं, कहाँ से, आपके मशीन कंट्रोल यूनिट के अंदर कंट्रोलर से स्थित, उसके द्वारा तब आपको ये क्रिया होती है। तो मशीन मशीन कंट्रोल यूनिट, पार्ट प्रोग्राम और मशीन टूल, इन तीनों, यही तीन है जो मुख्य अवयव है संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के। तो संख्यात्मक नियंत्रण मशीन के मुख्य तीन अवयव यही होते हैं। अब आइए आते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट होती क्या चीज है। सबसे पहली चीज, मशीन कंट्रोल यूनिट ये होती क्या चीज है।
ये 4 प्रकार के हैं। पहला ये संख्यात्मक नियंत्रण का ब्रेन होता है। इट इज द ब्रेन ऑफ न्यूमेरिक कंट्रोल सिस्टम। सभी आवश्यक सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर लगे होते हैं। तो जो भी आपके हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होंगे और हार्डवेयर इसी में लगे होते हैं, यह कंप्यूटर प्रोग्राम का अध्ययन करते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम का अध्ययन भी करेंगे। भाई प्रोग्राम का मतलब हम बताए थे ये आपको कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम का भी अध्ययन कर रहे हैं। तो प्रोग्राम के अंदर उपस्थित जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस निर्देश होंगे उनका ये अध्ययन करेंगे। तो ये हमेशा याद रखिए कि इसमें ये चीजें होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला चीज तो ये ब्रेन है इनका। दूसरी चीज सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इसमें इंस्टॉल होंगे। फिर ये प्रोग्रामिंग है, मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, निर्देशों का सेट जो होगा ये प्रोग्राम होता है आपका। फिर है क्रियान्वयन। क्रियान्वयन का यहाँ पर सीधे तौर पर मतलब हो गया प्रोसेसिंग से। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसका एक प्रोसेसिंग होगा। हम प्रोसेस के थ्रू किसी कार्य को कंप्लीट करते हैं। अगर प्रोसेस हमारा नहीं रहेगा तो हम कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज होता है कि क्रियान्वयन की क्रिया होती है। तो इसी बेसिस के आधार पर हम उनको समझ सकते हैं। तो क्रियान्वयन को ये क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, और इसी निर्देशन के आधार पर इनकी क्रिया को किया जा सकता है। ठीक। तो ये जो चीजें हैं मशीन कंट्रोल यूनिट, ये इसी बेसिस पर कार्य करती है। तो अब मशीन टूल के मुख्य अवयव क्या क्या है ये भी जान लीजिए कि ये प्रोग्राम और मशीन टूल के बीच की एक कड़ी होती है। यह प्रोग्राम और मशीन टूल, भाई एमसीयू जो है ये किसके बीच में है, प्रोग्राम और मशीन टूल के बीच में है। तो सबसे पहले तो अगर हम कहते हैं कि इस बेसिस के लिए हमको हम यहाँ पर इनपुट दिए, इनपुट गया एमसीयू में, और एमसीयू से वो चला गया पार्ट प्रोग्राम में, और पार्ट प्रोग्राम से वो चला गया मशीन टूल में। देखिए इनपुट मशीन कंट्रोल यूनिट में हुआ, मशीन कंट्रोल यूनिट से फिर वो पार्ट प्रोग्राम में गया, फिर वो पार्ट प्रोग्राम से फिर वो मशीन टूल गया। तो पार्ट प्रोग्राम जो एमसीयू है वो क्या कर रहा है, पार्ट प्रोग्राम को पढ़ेगा, पढ़ने के बाद फिर वो क्या कर रहा है, मशीन टूल को अग्रसरित कर रहा है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इसमें देख सकते हैं कि मशीन कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत क्या क्या चीजें हो रही हैं। तो आप कंठस्थ कर लीजिए कि ये 4 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट के अंतर्गत एग्जाम में आता है। पहला है कि यह नियंत्रण मशीन का ब्रेन होता है। दूसरा, इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लगे होते हैं। तीसरा, यह कंप्यूटर प्रोग्राम का अध्ययन करता है। और चौथा, यह क्रियान्वयन को प्रदर्शित करता है। तो क्रियान्वयन की क्रिया जो होगी वो आगे इसको बढ़ाने की क्रिया होगी। क्रियान्वयन की क्रिया क्या होगी, इसको आगे की ओर बढ़ाने की होगी, और जब हम उसको बढ़ाएंगे तब जाके वो कार्य को कर पाएगा। अब मशीन टूल के मुख्य अवयव क्या होते हैं, मशीन टूल के मुख्य अवयव, मशीन टूल के मुख्य अवयव, सबसे पहला होता है टेप रीडर। दूसरा होता है डाटा बफर। तीसरा होता है सिग्नल आउटपुट चैनल। देखिए तो क्या चीज है, टेप रीडर, डाटा बफर और सिग्नल आउटपुट चैनल, ये 3 चीज होते हैं जो मशीन टूल के मुख्य अवयव कहलाते हैं। ठीक। तो इसमें सबसे पहली चीज होती है आपका टेप रीडर। ये टेप रीडर क्या चीज होता है, तो अगर हम इसको पढ़ें तो यहां लिख सकते हैं टेप रीडर, टेप रीडर। सबसे पहला आप लिख सकते हैं यह एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण होता है।
दूसरा, आवश्यक निर्देश को विभिन्न सिग्नल में भंडारित किया जाता है। फिर देखिए क्या लिखा है यहां, आवश्यक निर्देश को विभिन्न सिग्नल में भंडारित किया जाता है। तो भंडारित का मतलब यहां पर स्टोरेज से है कि हम उसको एक जगह पर स्टोर करके रखते हैं। ठीक, ये तीन चीजें थी कि ये पहला चीज तो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल उपकरण होता है, आवश्यक निर्देश को विभिन्न सिग्नल के रूप में भंडारित किया जाता है। ठीक, अब आते हैं हम अपने डाटा बफर के ऊपर। डाटा बफर, डाटा को एक जगह पर क्या करते हैं, संकलित कर लेते हैं, स्टोर कर ले रहे हैं। डाटा का बफर, तो यहाँ बफर का मतलब एक स्टोरेज है, हम एक जगह स्टोर कर लिए और वहीं से उस सारी सूचनाओं को एक दूसरे जगह पर भेज रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है टेप में भंडारित सिग्नल को ब्लॉक के रूप में डाटा बफर में रखा जाता है। मतलब टेप, यहां पर टेप का मतलब होगा टेप रीडर, टेप रीडर में भंडारित, तो यहां पर भंडारित का मतलब हो गया, हमने जो भंडारित लिखा है यहां पर होता है स्टोरेज, स्टोरेज। भंडारित सिग्नल को ब्लॉक के रूप में, BLOCK, ब्लॉक, ब्लॉक के रूप में, ब्लॉक के रूप में भंडारित डाटा बफर में, भंडारित का मतलब स्टोर्ड, किया जाता है, भंडारित डाटा बफर में किया जाता है। मतलब कि टेप रीडर में सिग्नल को ब्लॉक्स के रूप में भंडारित डाटा बफर में किया जाता है। मतलब डाटा बफर में हम सारे सिग्नल्स के जो होते हैं पॉइंट, उनको हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, और यही होता है हमारा भंडारित डाटा बफर। नेक्स्ट है आपका सिग्नल आउटपुट चैनल। सिग्नल आउटपुट चैनल, सिग्नल आउटपुट चैनल, इसको हिंदी में लिखेंगे हम सिग्नल आउटपुट चैनल। सिग्नल आउटपुट चैनल, अब इसका भी हम एक फ्लो डायग्राम देख लेते हैं। यहां पर हम लगाते हैं बेटा टेप रीडर, टेप रीडर जो कि सारे डाटा को रीड करेगा, जो इनपुट हमको मिलेगा। यहां पर है आपका इनपुट डाटा, इनपुट डाटा,
फिर आपका गया मेमोरी स्टोरेज, फिर है कंप्रेसर, और फिर है सर्वो मोटर फीडबैक। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर सर्वो मोटर फीडबैक हमने एक लास्ट में यहां पर लगाया है, सर्वो मोटर फीडबैक। तो यहाँ पे सिग्नल आउटपुट चैनल में हम देख रहे हैं कि इनपुट डाटा हमको मिला टेप रीडर पर, टेप रीडर से वो डाटा गया मेमोरी स्टोरेज पर, मेमोरी स्टोरेज में उसको हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस का मतलब उसको संकुचित करेंगे हम, जैसे डाटा बहुत ज़्यादा हमको मिल गया तो अब उसको हम एक जगह पर क्या करेंगे, संकलित कर देंगे, और एक ही जगह पर सारे डाटा को क्या करेंगे, हम संकलित जब कर देते हैं तो डाटा का पैकेट छोटे हो जाते हैं, डाटा वही रहेंगे सारे, लेकिन क्या करेंगे उनका जो स्टोरेज का जो कैपेसिटी रहेगा वो कम हो जाएगा। तो हम जो इनपुट है डाटा वो किसको देते हैं, टेप रीडर पर, टेप रीडर उन सारे डाटा को क्या करता है, पढ़ने का कार्य करेगा, जब वो पढ़ेगा तो फिर वो क्या है, मेमोरी स्टोरेज में जाएगा, मेमोरी में क्या है, स्टोरेज हमने बताया था अभी डाटा बफर रखा था, उसमें क्या है, भंडारित डाटा, डाटा का भंडार हो जाता है, सारे हर निर्देशों के सेट हर सिग्नल से हमको मिलते जाते हैं और उनके जगह पर हम क्या करते हैं, उनको स्टोर करते चले जाते हैं। तो डाटा बफर में सारा चीजें क्या है, स्टोर होती चली जा रही है, और वही मेमोरी स्टोरेज है, डाटा बफर इज अ मेमोरी स्टोरेज, ध्यान रखिएगा, हमने अभी डाटा बफर जो पढ़ाया वो आपका मेमोरी स्टोरेज ही है। तो यहाँ पर डाटा बफर मेमोरी स्टोरेज, उन सारे आंकड़ों को हम कंप्रेस कर लिए, सारे आंकड़ों को हम क्या किए, कंप्रेस कर लिए सबको, और कंप्रेस करने के बाद फिर हम उनको भेज दिए सर्वोमीटर फीडबैक में, सर्वोमीटर फीडबैक। अब सर्वोमीटर फीडबैक में भेजने के बाद और उनसे फिर पूरा आउटपुट लिए, फिर आप देखे होंगे कि आउटपुट चैनल है, ये है आपका आउटपुट, आउटपुट ये क्या चीज है आपका, आउटपुट। तो आउटपुट हमको कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट पर, तो हम कह सकते हैं कि ये डाटा बफर में जितना भी डाटा होगा वो एक आउटपुट चैनल पर क्या हो गया, संग्रहित हो गया। तो इन सारी चीजों को हम देख सकते हैं कि ये एक जगह पर क्या हो रहा है, संग्रहित हो जा रहा है डाटा बफर। अब अगले पॉइंट पर हम आते हैं जो कि हमारा है पार्ट प्रोग्राम, पार्ट प्रोग्राम। अब देखिए ये हमारा आ गया पार्ट प्रोग्राम, ठीक। तो पार्ट प्रोग्राम के आधार पर अब हम इसको डिफाइन करेंगे। प्रोग्राम हम बताए थे आपको कि निर्देशों का सेट होता है। अब पार्ट प्रोग्राम, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, निर्देशों के सेट बहुत ज्यादा है, तो उनको हम छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में क्या करेंगे, हम उनको तोड़ देंगे। तो हम जब हमारे प्रोग्राम बहुत बड़े हो जाते हैं तो हम उनको छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ेंगे, ठीक। जैसे अगर हमारे पास प्रोग्राम छोटे हैं तो उनको हम प्रोग्राम कह देंगे, लेकिन अगर प्रोग्राम की संख्या 10, 12, 13, 20, 25, 30, 40 सैकड़े में चली जाएगी, तब हमको उनको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। किसमें तोड़ना पड़ेगा, पार्ट्स में। तो पार्ट्स में तोड़ने की वजह से इनको हम लोग कहते हैं पार्ट प्रोग्राम, भाग प्रोग्राम, एक भाग, दो भाग, तीन भाग, चार भाग, ये सारे क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम कहलाते हैं, ठीक। तो हम कह सकते हैं यह निर्देशों का सेट होता है। पहला पॉइंट आप लिख लीजिए, यह
निर्देशों का सेट होता है। पहला, यह निर्देशों का सेट होता है। दूसरा पॉइंट, यह आंकड़ों को क्रमबद्ध, व्यवस्थित करता है। पार्ट प्रोग्राम क्या कर रहा है? यह निर्देशों का सेट होता है और यह आंकड़ों को क्रमबद्ध, व्यवस्थित करता है। ठीक। जैसे कटाई टूल पथ, फिर है स्पिंडल स्पीड, फिर भरण दर, फिर टूल बदलाव। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कटाई टूल पथ के लिए भी कार्य कर रहा है, ये स्पिंडल स्पीड के लिए भी कार्य कर रहा है, फिर यह भरण दर के लिए भी कार्य कर रहा है और यह टूल बदलाव के लिए भी कार्य कर रहा है। ठीक। अब हम ये सारी चीजें क्या हैं, हम देख सकते हैं कि ये सारी चीजों को हैंडल कर रहा है। तो कटाई टूल पथ, स्पिंडल स्पीड, भरण दर और टूल बदलाव, इन सारी चीजों को यह प्रोग्राम कर सकता है। पार्ट, छोटे छोटे पार्ट प्रोग्राम हम हर चीज के बना लेते हैं। पार्ट प्रोग्राम। पांचवा इसमें है, एक और इसमें हम लिख सकते हैं, यह है कूलेंट, कूलेंट ऑन ऑफ, और यहां पे हम लिख सकते हैं अदर्स। देखिए कूलेंट ऑन ऑफ, जो हम पढ़ते हैं कि कूलेंट हम सभी लोग जानते हैं, शीतलक, शीतलक जो किसी गर्म चीज को ठंडा करने की क्रिया करता है, तो उनको ऑन ऑफ की भी क्रिया करेगा और अन्य के लिए भी वो यूज किया जाएगा। ठीक। तो यहां पर अगर हम लाएंगे इनको, तो निम्न कटाई टूल पथ, स्पिंडल स्पीड, भरण दर, टूल बदलाव, कूलेंट ऑन ऑफ, और सभी चीजों के लिए हम प्रोग्राम तैयार कर देते हैं। क्या करते हैं? सभी चीजों के लिए एक प्रोग्राम तैयार कर देंगे और उस प्रोग्राम के आधार पर उनका कार्य करेंगे। और जब प्रोग्राम तैयार कर लेते हैं तो हमको उसके निर्देश प्राप्त होना शुरू हो जाते हैं कि कटाई टूल पथ के लिए कौन से निर्देश हमको करने हैं यूज, स्पिंडल की स्पीड को घटाना, बढ़ाना, कम करना और किस परिवर्तित करना, ये सारी चीजें। भरण दर मतलब कि फीड रेट, किस दर से उसमें हम फीडिंग कर रहे हैं। फिर टूल बदलाव, टूल कब चेंज कर रहे हैं, किस प्रोग्राम पे किस दिशा निर्देश पे टूल का चेंजिंग हो रहा है, तो टूल चेंजिंग यहाँ से हो जाएगा। कूलेंट ऑन ऑफ मतलब कूलेंट को कब हम ऑन ऑफ कर रहे हैं, मन जो शीतलन है वो कब हमको ऑन हो रहा है, कब ऑफ, कब हमको चाहिए, कब नहीं चाहिए, कब हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं। फिर अदर्स, अदर्स के प्रभाव में भी, अन्य प्रक्रियाओं में भी पार्ट प्रोग्राम का प्रयोग किया जाता है। तो ये हम समझ गए कि निर्देशों का सेट होता है, यह आंकड़ों को क्रमबद्ध व्यवस्थित करता है। कटाई टूल पथ, स्पिंडल स्पीड, भरण दर, टूल बदलाव, कूलेंट ऑफ और ऑन, हर चीज के लिए प्रोग्राम बनाया जाता है। अब आते हैं मशीन टूल पे। मशीन टूल, ठीक। पहला चीज, यह उत्पाद का मुख्य अंग होता है। यह उत्पाद का मुख्य अंग होता है।
यह उत्पाद का मुख्य अंग होता है। दूसरी चीज, यह वास्तविक मशीन क्रिया करता है। तीसरा, मशीन टूल के रूप में लेथ मशीन, ड्रिल मशीन, लेथ मशीन, ड्रिल मशीन और मिलिंग मशीन होता है। तो ये देखिए, हम जो बताएं आपको कि मशीन ये उत्पाद का मुख्य अंग होता है, ठीक। यह वास्तविक मशीन क्रिया करता है, यह मशीन टूल के रूप में होता है, और जो हमारे क्या करते हैं, जो हमारे मेन होते हैं, जैसे लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन और ये मिलिंग मशीन, तीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मशीन टूल जो भी कार्य करेगा वो इन तीनों के आधार पर ही करेगा। अब इसका एक हम ग्राफ है आपको समझा दें। पार्ट प्रोग्राम, ठीक। फिर यहां पे भरण, फिर यहां पे मशीन कंट्रोल यूनिट, MCU, और फिर मशीन टूल, यहां पे हम लिखेंगे क्रियान्वयन क्रिया। अब यहां पे देखिए पार्ट प्रोग्राम, फिर भरण हुआ, पार्ट प्रोग्राम, आप डेप्थ ऑफ दिए उसको, हम पार्ट प्रोग्राम किसके लिए दिए हैं, भरण दर के लिए, फीड रेट के लिए। फिर वो गया मशीन कंट्रोल यूनिट MCU पर, MCU फिर क्रियान्वयन किया, यहां पर क्या हुई उसकी प्रोसेस, ठीक। प्रोसेस होने के बाद वो मशीन टूल पर चला गया, और मशीन टूल से फिर हमको प्राप्त होगा प्रोडक्ट। मशीन टूल से हमको क्या प्राप्त होगा, फिर प्रोडक्ट। मशीन टूल से हमको प्राप्त होगा प्रोडक्ट। धन्यवाद।